सिरप का मामला गंभीर। कप सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत। जांच में मिला कप सिरप में मिला जहरीला पदार्थ। भोपाल में सोम ग्रुप की चल रही अवैध शराब की दुकान। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप। शरद पूर्णिमा पर निःशुल्क सांस दमा निवारण शिविर। अयोध्या नगर दशहरा मैदान में लगेगा शिविर। परसवाड़ा में संदिग्ध अवस्था में मिला शव। घर में मिला विवाहिता महिला का शव। जांच में जुटी पुलिस। सीहोर में 6 दिन तक पुलिस ने की चोर की तलाश। पुलिस ने तय किया 1000 किलोमीटर का सफर। पुलिस ने की 200 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप का मामला काफी गंभीर था। 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई। तमिलनाडु में जांच हुई तो कफ सिरप में जहरीला पदार्थ था, जिससे बच्चों की किडनी फेल हो गई। मुकेश नायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था संभाली नहीं जा रही। सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में यह पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी। और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए आप, इनसे स्वास्थ्य विभाग समझ रहा है क्या? बच्चों को चूहे खा रहे हैं, कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं और ये उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी के आवासीय भूखंड पर चल रही सोम ग्रुप की अवैध शराब दुकान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रहवासियों ने बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है और आखिरकार निराश होकर रहवासियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक जाना पड़ा, जिसने प्रशासन को नोटिस देकर फटकार लगाई है। लेकिन आज भी शराब माफिया सोम ग्रुप का दबदबा कायम है और प्रशासन उनकी जेब में रहकर काम कर रहा है। तो कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाए हैं सोम ग्रुप की अवैध शराब दुकान को लेकर। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो है यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रहवासियों ने बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आखिरकार निराश होकर रहवासियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार तक जाना पड़ा। की राजधानी भोपाल में अरेरा कॉलोनी में एक आवासीय भूखंड के ऊपर सोम ग्रुप द्वारा एक अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत निरंतर रहवासियों द्वारा शासन प्रशासन को की जा रही थी, परंतु आबकारी विभाग और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा था। इसके बाद में रहवासियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 अक्टूबर को जिला कलेक्टर महोदय और जिला आबकारी आयुक्त महोदय को समन भेज के उपस्थित होने का आदेश दिया था, परंतु 3 अक्टूबर को न जिला कलेक्टर महोदय गए हैं, न जिला आबकारी आयुक्त गए हैं। उन्होंने खाना पूर्ति के लिए जांच प्रतिवेदन बना के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा है, जिसमें पूरी तरीके से गुमराह करने का प्रयास है। शराब माफियाओं के इशारे पर जांच प्रतिवेदन को बहुत ही कमजोर बनाया गया है। मुख्य शिकायतकर्ताओं से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया गया, उनके पक्ष को उसमें नजरअंदाज किया गया है। 3 बिंदुओं पर रहवासियों ने शिकायत की थी कि ये अरेरा कॉलोनी का जो भूखंड है, इसको नगर निगम ने रहवासी उपयोग के लिए अनुमति दी है, जिसका दुरुपयोग करके सोम ग्रुप द्वारा अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है। उस दुकान के बाजू में बच्चों का हॉस्पिटल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। उसी दुकान से 40-50 मीटर की दूरी पे आर्य समाज मंदिर है, जो विगत 30 वर्षों से वहां पे संचालित किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय पूरे मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी लगाने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वैदिक शिक्षा देने वाले आर्य समाज मंदिर को आबकारी विभाग मंदिर मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या भाजपा की सरकार में अगर कोई मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको मंदिर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? ये रजिस्ट्रेशन क्या बाध्य होगा? मध्य प्रदेश में अब कोई भी मंदिर
अगर आपको बनाना है तो क्या पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये भाजपा की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जब तक जिला प्रशासन इस अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई नहीं करता, रहवासियों की ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन ताला नहीं लगाएगा तो रहवासी जाके इस अवैध शराब की दुकान पर तालाबंदी की कार्रवाई करेंगे। अखंड आयुर्वेद भवन महोबा के तत्वाधान में भोपाल के अयोध्या नगर स्थित दशहरा मैदान में 35वें निःशुल्क शरद शिविर का आयोजन सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जा रहा है। इस शिविर में श्वास दमा और भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित रोगियों को नाड़ी परीक्षण के उपरांत आयुर्वेदिक औषधि दी जाएगी और यह औषधि गाय के दूध से बनी चावल की खीर को कैसे केले के पत्ते से रखकर पूर्णिमा की अमृतमयी बेला में चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रातः 4:15 पर ब्रह्मा मुहूर्त में सेवन कराई जाएगी। यह शिविर रात भर चलेगा। इस शिविर की परिणाम मूलकता के कारण देश भर से है और नहीं विदेशों से भी कुछ मरीज आते हैं। शिविर में लगभग 3 साल तक औषधि सेवन से श्वास दमा में काफी लाभ होता है। अब तक इस शिविर से लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिविर के माध्यम से समाज सेवा का भी संदेश दिया जाता है। यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों या फिर सहयोगियों से कुछ संकल्प कराए जाते हैं। शरद पूर्णिमा पर निःशुल्क श्वास दमा निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या नगर दशहरा मैदान में ये शिविर लगेगा और यहां पर शिविर में लगभग 3 साल तक औषधि सेवन से श्वास दमा में काफी सुधार होता है, लाभ मिलता है। अब तक इस शिविर में लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिविर के माध्यम से समाज सेवा का भी संदेश दिया जाता है। श्वास दमा एवं भोपाल मिग गैस पीड़ितों के लिए यह हमारा 35वां निःशुल्क शरद शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में लोगों को प्रातःकाल सुबह से उपवास करना है, व्रत करना है और शाम को 4 बजे से दशहरा मैदान अयोध्या नगर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उन लोगों को औषधि प्रदान की जाएगी। पीड़ितों को रात्रि भर जागरण करना है। हम यह दवा केले के पत्ते में रख करके गाय के दूध से बनी बिना चीनी की चावल की खीर के साथ नाड़ी परीक्षण के उपरांत देते हैं और इससे अब आज तक करीब 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यह शिविर रजिस्ट्रेशन सभी चीजें फ्री है, निःशुल्क है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यह आयोजन सुबह से नहीं पूरी रात चलेगा और इस शिविर में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को न रजिस्ट्रेशन का, न दवा का, न किसी भी प्रकार का 1 नया पैसा देना नहीं है। बस उन्हें आना है और अब की बार हमने इस औषधि का और ज्यादा परिष्कृत रूप किया है कि किसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने उपवास करके दवा ले ली है, उसे किसी प्रकार का कोई साल भर परहेज करने की भी जरूरत नहीं है। ग्राम सोनपुरी नारंगी में निकली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की चैतन्य झांकी। तत्पश्चात अहंकारी रावण का दहन किया गया। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सोनपुरी नारंगी में लगातार 4 सालों से नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के भक्तों की भीड़ लगी रही और जिसमें संगीतमय आरती की गई। और आपको बता दें कि सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सोनपुरी नारंगी प्रांगण में मां अंबे की आरती के पश्चात प्रतिदिन माता रानी के चाहने वाले भक्तों के द्वारा आरती में आए सैकड़ों लोगों से विशाल भंडारा कराया जाता है और जिसमें तरह तरह के व्यंजन, पुलाव, खीर, पूड़ी, हलवा, फल, मिठाइयां का वितरित किया जाता है। और तत्पश्चात रात्रि में प्रतिदिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं। दिन में देवी पुराण पंडित ईशु महाराज उपाध्याय द्वारा किया गया और 9 दिनों तक मातृ फोटोग्राफी द्वारा हर छोटी मोटी कड़ी को जोड़ने का काम किया गया। ग्राम में चौक पर रैली में चल रहे भक्तों को शरबत, बिस्किट और चॉकलेट वितरण किया गया। उसके बाद झांकी मैदान पहुंची, जहां पर रावण के विशाल पुतले का विधि विधान से पंडित के द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसमें शानदार आतिशबाजी के बीच में नन्हे राम के द्वारा रावण
दहन किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनामी कूपन भी रखा गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार कूपन नंबर 11 को रेंजर साइकिल दिया गया और द्वितीय पुरस्कार नंबर 704 को एलईडी और तृतीय पुरस्कार नंबर 513 को मिक्सी और अन्य आकर्षण इनाम भी दिए गए। फिर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम। नवकिरण छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। सुबह ग्राम का भ्रमण कर मूर्ति को डीजे की धुन पर ग्राम के ही एक तालाब में विसर्जित किया गया। उधर परसवाड़ा थाना के वार्ड नंबर 11 में एक 35 वर्षीय विवाहित महिला का शव उसी के घर पर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतका का नाम शारदा ब्रह्मे, उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला ग्राम कुरेंडा के पूर्व सचिव रामेश्वर ब्रह्मे की धर्मपत्नी है। जानकारी के अनुसार मृतका महिला के बड़े भाई ग्राम मानेगांव बरघाट जिला सिवनी निवासी संजू अर्जुनवार ने परसवाड़ा थाना पहुंचकर पुलिस को बताया कि मंगलवार की रात्रि करीब 10 बजे उन्हें शारदा की सासू मां जशोदाबाई ब्रह्मे ने फोन कर बताया कि शारदा ब्रह्मे की मौत हो गई है और जिसके पश्चात हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस ने महिला के शव को कपड़ों से ढका, जिसके पश्चात एसडीओपी अरविंद शाह और नगर निरीक्षक मदन इवने ने हर पहलू पर सूक्ष्मता से तथ्यों की जांच प्रारंभ की। बालाघाट से एक एसएल की टीम एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर तथ्यों को खोजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए दोपहर बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा पहुंचाया, जहां पर संध्या काल पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। मालीपुरा जोड़ क्षेत्र में स्थित कमल मेवाड़ा के मकान के पास में खड़ा एक डंपर अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे। फरियादी ने चोरी किए डंपर की कीमत लगभग 35 लाख बताई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आष्ठा आकाश आमलकर के मार्गदर्शन में वाहन चोरी के संबंध में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। थाना प्रभारी पार्वती हरि सिंह ने एक विशेष टीम गठित की। घटना के दिनांक से ही थाना पार्वती पुलिस की विशेष टीम सक्रिय हो गई थी और डंपर का पीछा करना शुरू कर दिया था। तकनीकी साधनों, साइबर सर्विलांस और स्थानीय मुखबिर के सहयोग से टीम लगातार डंपर की लोकेशन का पता लगाती रही। टीम ने लगातार डंपर की लोकेशन ट्रैक करते हुए 1000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली। अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप पुलिस ने मात्र 6 दिनों के भीतर ही चोरी गया डंपर राजस्थान के थांवला थाना क्षेत्र जिला नागौर से बरामद कर लिया है। पुलिस की घेराबंदी देख अज्ञात चोर वाहन छोड़कर फरार हो गए। तत्पश्चात पुलिस की टीम ने चोरी हुआ डंपर बरामद कर लिया। कलेक्टर मीशा सिंह ने भावनांतर योजना की समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में व्यापारियों और मंडी प्रबंधकों की बैठक लेकर योजना के बारे में जानकारी देने और शासन के निर्देशों से अवगत करवाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही किसानों को मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि डीएम ने कहा कि रतलाम में सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर यदि किसानों की सोयाबीन की उपज बिकती है तो किसानों को घाटे से उबारने के लिए अंतर की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी और इसके लिए सरकार द्वारा भावनांतर योजना प्रारंभ की गई है। कलेक्टर रिजू बाफना ने शाजापुर जिले में देशी और विदेशी मुद्रा की फुटकर बिक्री की कंपोजिट मुद्रा दुकानों के लिए मुख्य शर्त निर्बंधन अनुसार गांधी जयंती पर शुष्क दिवस पर घोषित किया था, यानी कि ड्राई डे घोषित किया था और इसके उपरांत मोहन बड़ौदिया में कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बता दें कि नलखेड़ा रोड पर बिना लाइसेंस शराब की दुकान संचालित हो रही है, जो कि गांधी जयंती पर कलेक्टर ने ड्राई डे घोषित किया। इसके बावजूद धड़ल्ले से शराब परोसी गई। इसको लेकर ग्राम जसवाड़ा के ग्रामीणों ने आपत्ति लेते हुए मीडिया से चर्चा कर जानकारी दी और वहीं शराब वितरण कर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
एमपी के ठेके बंद है। जाते टाइम भी देखा, आते टाइम भी इतनी भीड़ लग रही थी, जो ठेका पूरा क्लियर, मतलब 7 बजे से ठेका खुला था वहां पे निपानिया डैम साइड, जो कि वैसे अवैध तरीके से ठेका खोल रखा है इन लोगों ने। वैसे ठेका खुला था, आज गांधी जयंती, सारे ठेके बंद है, तो ये ठेका क्यों खुला? जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने बोला तो फटाफट ठेका बंद करके भगे ही है। फिर भी मैंने 2 वीडियो बनवाए इनके, एविडेंस के तौर पे वीडियो आपके पास है? मेरे पास 2 वीडियो है इनके। निपानिया रोड की घटना है, दारू का ठेका अवैध रूप से खुला हुआ है जी। सारे ठेके बंद है और ये निपानिया रोड वाला ठेका खुला था। हम वहाँ पे गए तो ठेका बंद करके वो भाग गए वहाँ से। जी, आपका नाम? मेरा नाम सलमान पठान। कहाँ से? इंदौर में स्थित प्रतिष्ठित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी डिपार्टमेंट के हॉस्टल में देर रात तोड़फोड़ की बड़ी वारदात सामने आई है। हॉस्टल परिसर में लगे 14 सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए और डीवीआर चोरी होने की शिकायत भी दर्ज की गई है। घटना के बाद भंवरकुआं थाना पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है, जबकि कुल 93 छात्रों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना देर रात की है। हॉस्टल में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने कुछ छात्रों को संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ा और प्रबंधन को सूचना दी, और जबकि जांच की गई तो पाया कि 14 सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं और डीवीआर भी गायब है। मामले की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भंवरकुआं थाने में दर्ज कराई गई। एडिशनल डीसीपी राजेश तंतोड़िया ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 छात्रों को नामजद किया है। इसके साथ ही 93 अन्य छात्रों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस घटना के पीछे कुछ छात्रों की मिलीभगत हो सकती है। पुलिस अब शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य धाराओं के तहत भी कार्रवाई पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही इसी हॉस्टल में रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों पर दबाव बनाने और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उस शिकायत पर जांच जारी थी और इस बीच कैमरे तोड़े जाने की घटना ने एक बार फिर से आईटी डिपार्टमेंट हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। था, जिसके आवेदन के आधार पर उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए थे। उसके बाद कल एक और आवेदन दिया गया था, जिसमें कि डॉक्टर जय सिंह के द्वारा यह आवेदन दिया गया था। और वो आईटी जो डिपार्टमेंट है डीएवीवी का और विक्रम साराभाई हॉस्टल में चोरी के बाबत उनके द्वारा आवेदन दिया गया था। उनके द्वारा यह बताया गया है कि हॉस्टल में लगभग जो 14 कैमरे हैं वो भी टूटे पाए गए हैं और डीवीआर चोरी की गई थी इनके द्वारा। जब उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पकड़ा गया और मामला प्रकाश में आया, तो फिलहाल इनके द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था, इस पर से थाना भंवरकुआं में चोरी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के पत्र क्रमांक 494 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में जारी दिशा निर्देश के अनुरूप बेहर क्षेत्रांतर्गत 55 वनखंडों में वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। उक्त प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा निरंतर भ्रामक असत्य जानकारियां प्रसारित की जाने से आमजन में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कार्यालयीन और आदेश के तहत उपरोक्त वन व्यवस्थापन प्रक्रिया आगामी आदेश पर्यंत स्थगित किया गया था। लेकिन इसके उपरांत वन व्यवस्थापन के संबंध में निरंतर भ्रामक और असत्य जानकारियां प्रसारित हो रही हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट किए जाने और आवश्यक चर्चा विमर्श के लिए परियोजना कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें निम्नांकित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कुछ समाज सेवी संगठन आदिवासी समाज के जो इस क्षेत्र में सक्रियता रूप से काम करते हैं, सबकी एक संयुक्त बैठक आज एसडीएम साहब ने ली, जिसमें मैं खुद मौजूद था। एक्चुअल में आज की बैठक का विषय बिंदु ये था कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विस्थापन को लेकर बात आ रही थी कि कुछ गांव को विस्थापित किया जा रहा है और वो बात एक्चुअल में आई थी कि यहाँ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, टाइगर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, इससे व्यवस्थापन इन गांवों से किया जाएगा। ऐसी कुछ भ्रांतियां पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में चल रही थी, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि विस्थापन की कार्यवाही नहीं चलते हुए व्यवस्थापन की कार्यवाही चल रही थी। धारा 4 में वन अधिकार भारतीय वन अधिनियम 1947 की धारा 4 में ये है कि सरकार ने जब वन अधिनियम लागू हुआ तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन की व्यवस्था उस अधिनियम में किए थे। तो उस अधिनियम में जब ये लागू हुआ, आजादी के पहले से जब अंग्रेज थे तब से ये कानून लागू हुआ था, तो जब आरक्षित वन और संरक्षित वन हुए
तो धारा 4 में जब आरक्षित वन सरकार ने किया था तो उसमें बहुत सारे लोगों के ग्राम सभा के जो सामुदायिक राइट्स थे, सामुदायिक जो अधिकार थे, और बहुत सारे लोगों की निजी भूमि फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। तो अध्यक्ष साहब ने बैठक ये था कि अभी 55 वन खंडों की 36,833 हेक्टेयर वन भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की जो घोषणा जारी हुई थी अध्यक्ष साहब के साथ, बीच में जो है आपत्ति करने के लिए उसमें टाइम जो दिया गया था 3 महीने का, समय पर जो है घोषणा लोगों को नहीं मिला था। इस कारण से सारे जगह से जो आपत्ति नहीं आई, मैंने अध्यक्ष साहब से मिलकर के कहा था कि इसका समय बढ़ाया जाए और मैंने लिख करके भी दिया था और विधायक महोदय ने भी शायद उनसे बोला था कि आप उनका समय बढ़ाइए। और बीच में जब ये वन व्यवस्थापन की बात चली तो लोगों ने व्यवस्थापन को विस्थापन समझ लिया, ये भ्रांतियां हुई और उसमें एक वीडियो चल रहा था, आप लोग जैसे मीडिया के माध्यम से आप लोग चला रहे थे, पता नहीं कहाँ क्या समझते हैं, तो भोपाल में एक मीडिया चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो विजन 2047 और जिसमें से 500 गांव हटेंगे, हर साल 25 से 30 गांव हटेंगे, ये चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एक प्रिंट मीडिया भी चल रहा था। उधर भोपाल में गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पर बजरंग दल ने गौमांस पकड़ लिया। बता दें कि 10 से अधिक गौ की हत्या कर गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था। गणेश मंदिर के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दबिश देकर 5 क्विंटल से अधिक गौमांस पकड़ लिया। साथ ही कार चालक को भी पुलिस के हवाले कर दिया। हमें सूचना मिली थी कि एक गौ मांस से भरी हुई गाड़ी निकलने वाली है, जो कि मंडीदीप से निकलेगी और इतवारा जाएगी। उसकी देखी करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना हबीबगंज थाना क्षेत्र के गणेश मंदिर के पीछे नाके पे इस गाड़ी को पकड़ा और पकड़ करके थाने हबीबगंज में जब्त कराया। कितने गौमांस को काट के ले जा रहे थे? लगभग 10 से 12 गौ माता काटी गई है, जो कि आज रात में ही काटी गई है, जबकि चल समारोह भोपाल में बड़े स्तर पर निकल रहा है। उसी का फायदा उठाते हुए गौ तस्करों ने ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नाकाम रहे, बजरंग दल के द्वारा नाकाम कर दिया गया। उधर बुरहानपुर जिले के जसोदी घाट पर तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घंटों तक न एम्बुलेंस पहुंची और न ही पुलिस पहुंच पाई, जिसके चलते जो है मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रास्ते से गुजर रहे चितारा निवासी जितेंद्र शर्मा ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को अपने निजी वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कलमी माता मंदिर के पास में रात को 7 बजे ग्वालियर से लौट रहे राजस्थान के रहने वाले महिला पुरुष और उनके बच्चे का दर्दनाक हादसा हो गया था। मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने के कारण जो है यह हादसा सामने आया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। अब कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों को अपनी बात रखने और जमीनी स्तर से जो है अनुसार विकास के अनुसार प्लान बताने अधिक अवसर मिलेगा और पहले अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को प्रत्येक सत्र में लगभग 50 मिनट दिए जाते थे, जिसे घटाकर अब 15 से 20 मिनट कर दिया गया है। इसके बदले में कलेक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर सत्र में 75 मिनट का होता है और जिसमें 6 से 8 कलेक्टर अपने सुझाव और अनुभव साझा करेंगे। प्रत्येक कलेक्टर को 3 मिनट मिलेंगे, जबकि 10 मिनट सत्र के सारांश के लिए तय होंगे। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा की जो है सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे होगा। इस दिन अधिकारियों को बैठकें या वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं करनी होंगी। उद्देश्य यह है कि अधिकारी फील्ड में जाकर जनप्रतिनिधियों और जनता से सीधे संवाद कर सकेंगे। साथ ही अक्टूबर में प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस के बाद दिसंबर में विशेष बैठक होगी। इसमें कलेक्टरों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके चलते मुख्यमंत्री ने इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले आईएएस अधिकारियों की फेरबदल सूची में जिन 12 अधिकारियों को कलेक्टर बनाया गया है, उनमें 4 महिला आईएएस अधिकारी प्रमोटी हैं। प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब एक साथ 4 प्रमोटी महिला आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर पद से नवाजा गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की पहल और हस्तक्षेप से यह संभव हो सका है। जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने जो सूची बनाई थी उसमें इन महिला आईएएस अधिकारियों के नाम नहीं थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन 4 के नाम को जोड़ा गया है। ये 4 महिला अधिकारी हैं, उषा परमार, नीतू माथुर, जमुना भिड़े और अंजू भदौरिया हैं।
इनमें उषा परमार 2011 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वह लगभग निराश हो चुकी थी कि अब उन्हें कलेक्ट्री का शायद ही मौका मिले। बाकी तीनों अधिकारी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।